तो चलिए हम लोग पार्ट 2 में आ चुके हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या किए हैं, 23 क्वेश्चन को उठाए हैं। ठीक है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, तब तक पार्ट 3 में भी ख़त्म नहीं होगा, पार्ट 4 भी लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है ना, और हम नहीं चाहते हैं कि एक भी क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में छूटे। हर एक क्वेश्चन को आप बना के आएँ और वो भी सही। इसीलिए हम क्या करते हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं तो। ठीक है, यदि मतलब आपके दोस्त में कोई है जिसके पास मोबाइल है तो उसको शेयर भी कीजिए। ठीक है, ताकि उससे भी ये फ़ायदा मिल सके। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ते तो हैं लेकिन ट्यूशन नहीं कर पाते पैसे की वजह से, तो क्यों ना इसको ये फ़ायदा मिल सके और वो भी अच्छा खासा नंबर से पास हो सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कि तांबे और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तांबा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तांबा और टीन। तो तांबा और टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, तांबा और टीन। पहले वहाँ पर क्या था, लेड और टीन, तो वहाँ पर क्या पढ़े थे, सोल्डर पढ़े था ना। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, तांबा और टीन, तो उसके मिश्र धातु को हम लोग क्या बोलते हैं, कांसा। ठीक है, उस दोनों को मिला के कांसा का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो गया। इसके बाद है, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर कि धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र। धोने वाला सोडा कल पढ़े था ना, जिसको हम लोग धवन सोडा भी बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, इसको धोने वाला सोडा या फिर धावन सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होना। इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3.10H2O। ठीक है, समझ में आ गया। इसको क्या बोलते हैं, धावन सोडा या धोने वाला सोडा, लिख भी दिए हैं, धावन सोडा। ठीक है, इसके बाद है तीसरा नंबर, चिपको आंदोलन कब हुआ था। चिपको आंदोलन अगला वीडियो में पढ़े थे, चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन कब हुआ था, उसमें भी हम आपको उसका आंसर भी बता दिए थे। चिपको आंदोलन जो हुआ था 1970 में हुआ था। कब हुआ था, 1970 में। ठीक है, याद रखिएगा, चिपको आंदोलन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1970 में। ठीक है, इसके बाद है, तीसरा नंबर हो गया। चौथा नंबर है कि सूर्य उदय के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है। जिस समय सूर्य उदय होता है उस समय सूर्य कैसा दिखता है। तो सूर्य जो दिखता है वो रक्त ताप दिखता है। रक्त ताप। ठीक है, रक्त ताप दिखता है, नहीं पूरा लाल रंग का, एकदम रक्त के रंग का जैसा दिखता है जिस समय सूरज उदय होता है, या फिर जिस समय अस्त भी होता है उस समय भी दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य उदय का बोला गया है, तो कैसा दिखता है, रक्त ताप। कैसा दिखता है, रक्त ताप। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लेंस का एसआई मात्रक। लेंस का जो एसआई मात्रक होता है, क्षमता जो दिखता है ना, तो लेंस का जो एसआई मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं, डी से। क्या होता है लेंस का एसआई मात्रक, डायोप्टर। समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है कि साधारण लवण का रासायनिक सूत्र। साधारण लवण जो हम लोग घरों में साग सब्जी यानी सब्जियां बनाने में इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, सिंपल सी बात। उस साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है, उसका साधारण मतलब जो नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका साधारण नमक का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, NaCl, यानी रासायनिक सूत्र जो है NaCl। इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसको हम लोग घरों में खाते हैं, नहीं कोई भी खट्टा चीज़ खाते हैं, नमक देके एकदम पूरा टेस्टिंग करके खाते हैं, वही। ठीक है, इसके बाद आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। आपको दिख रहा होगा सर, यानी आपका भी आँख है, नहीं आपको खुद का आँख तो नहीं देखेगा, सामने वाला का ही देखना पड़ेगा। तो रंगीन जो भाग आँख का दिख रहा है ना, उसका नाम पूछ रहा है, तो इसको कहते हैं पारितारिका। पारितारिका, या फिर इसको आइरिस भी ऑप्शन में दे देता है, आइरिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, पारितारिका या फिर आइरिस, दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा उसको लगा देना आपको। ठीक है, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, पारितारिका या फिर आइरिस। ठीक है, ये इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, मानव मादा में निषेचन कहाँ पर होता है। निषेचन जानते हैं ना, मतलब औरत का अंडाणु और पुरुष का शुक्राणु का मिलन को निषेचन कहते हैं। और ये कहाँ पर होता है, अंडवाहिका में। कहाँ होता है, अंडवाहिका। क्या बोलते हैं इसको, अंडवाहिका। इंग्लिश में फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। ठीक है, फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, अंडवाहिका। कहाँ पर होता है निषेचन, अंडवाहिका में, फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इसको अंडवाहिका कहते हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है, अंडवाहिका में। इसका हो गया। इसके बाद है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है।
आप तो जानते हैं अमृता देवी बिश्नोई को, जिसने इस वृक्ष के लिए अपना जान गवा दिया था ना। तो वो आज भी हमारे लिए क्या अमर है, क्योंकि वो वृक्ष भी क्या था, आप नाम तो पता ही है, वो वृक्ष का नाम नहीं बताएं क्योंकि वो भी क्वेश्चन आएगा। तो वो किस पुरस्कार के लिए दिया, इसीलिए उसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। और वो पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जीवन संरक्षण हेतु, जीवन संरक्षण हेतु, यानी जीवन संरक्षण करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, यानी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है किस लिए दिया जाता है? जीवन संरक्षण हेतु। समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा, जैसे हम लोग कोई घुगनी बनाते हैं उसमें दे देते हैं, पकौड़ा वकौड़ा बनाते हैं दे देते हैं, बेकिंग सोडा नहीं खाने वाला सोडा। तो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो उसका जो रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3। इसको पढ़ते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या पढ़ते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। समझ में आ गया? एक खाने वाला सोडा है और इसी को बेकिंग सोडा भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली आपको बोल दे दिखाने वाला सोडा तो ऊपर भी यही होगा, बेकिंग सोडा बोल दे यही होगा। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। चलिए इसके बाद टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर। यदि आप नहीं देखे हैं ना, इस सब का वीडियो पहले ही डाल चुके हैं, कैसे इसको याद किया जाता है, कौन सा किस में मतलब कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और इसको याद करने के ट्रिक्स के साथ पढ़ाए थे। ठीक है, तो टमाटर में जो होता है ना वो ऑक्जेलिक अम्ल होता है, ऑक्सेलिक। ठीक है, क्या होता है? ऑक्सेलिक। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सेलिक अम्ल। ठीक है, ऑक्सेलिक अम्ल। समझ में आ गया आपको? कौन सा अम्ल? ऑक्सेलिक अम्ल। ठीक है, किसमें पाया जाता है? टमाटर में। किसमें पाया जाता है? टमाटर में, याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है CaSO4 इंटू या फिर .1/2H2। ये जो होता है ये किसका मतलब रासायनिक नाम है, इसको आपको बताना। देखिए उल्टा भी पूछ लेता है, कभी कभार रासायनिक नाम पूछ लेता है, कभी कभार रासायनिक सूत्र को देख के उसका नाम पूछ लेता है। तो देखिए यहाँ पर पूछ लिया ये किसका, आखिर ये जो सूत्र है रासायनिक सूत्र ये किसका होता है? तो ये जो होता है ना जिप्सम का होता है। किसका होता है? जिप्सम। किसका होता है? जिप्सम। सॉरी किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। मतलब यहाँ पर 2 होता तो जिप्सम हो जाता। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस का है। किसका है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जो हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है तो उसके लिए डॉक्टर क्या करता है? बैंडेज करता है ना, तो उसमें जो चूना लगाता है ना वो क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है वो? प्लास्टर ऑफ पेरिस। उसका सूत्र क्या होता है? CaSO4.1/2H2। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। ठीक है, यदि यहाँ पर अगर इसको हटा के यहाँ 2 लगा दिया जाए तो ये जिप्सम का बन जाए। किसका बनेगा? जिप्सम का। याद रखिएगा, अगर 1/2 हो जाए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, 2 रह गया तो जिप्सम। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इसके बाद है कि CaOCl2 यौगिक प्रचलित नाम क्या है? देखिए फिर यहाँ पर पूछ लिया, ये जो है ना सूत्र रासायनिक सूत्र, ये यौगिक जो है इसका प्रचलित नाम क्या है? ये किसका नाम है? तो इसका जो है ये है आपका विरंजक चूर्ण का, विरंजक चूर्ण का ये रासायनिक नाम है। विरंजक चूर्ण जो है ना इसका रासायनिक नाम क्या है? CaOCl2। CaOCl2। ठीक है, इसको क्या पड़ता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए कभी कभार इसका नाम पूछ लेता है कि इसका रासायनिक सूत्र बता दीजिए, और कभी कभी रूटो देख के उसका नाम पूछ लेता है। तो आपको इससे क्या हो जाना है, मतलब सचेत हो जाना है कि आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद है बिश्नोई लोग किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? बिश्नोई जो थे ना, बिश्नोई देवी यानी अमृता देवी बिश्नोई जो थे वो किस वृक्ष के लिए अपना जान गंवा दिए थे? तो वो वृक्ष का नाम था खेजरी वृक्ष। खेजरी वृक्ष। इस वृक्ष के लिए उन्होंने 363 लोगों के सामने अपना जीवन का बलिदान दे दिया था। ठीक है, अपने जीवन का बलिदान दे दिया था। ठीक है, कितने लोगों के सामने? 363। ठीक है, किस वृक्ष के लिए? खेजरी वृक्ष। ठीक है, कौन सा वृक्ष? खेजरी वृक्ष। कौन सा गांव में? खेजरी नामक एक गांव ही था। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर सिंपली किस वृक्ष के लिए प्रसिद्ध थे? तो खेजरी वृक्ष। कौन सा वृक्ष? खेजरी वृक्ष। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि एक ऐसी धातु का नाम बताइए जिसे हथेली
में रखने से पिघलने लगता है। वैसा कौन सा धातु है जिसे हाथ में रखते ही वो पिघलने लगता है? तो आपको तो याद ही होगा, क्या हो जाएगा सर? गैलियम, गैलियम और सीजियम। सीजियम एगो पूछा है तो हम दोनों बता दिए। अगर दोनों में कोई भी रहेगा ऑप्शन में तो आपको टिक लगा देना है। गैलियम और सीजियम ऐसे धातु है, दो धातु है जिसे हथेली में रखने से वो पिघलने लगता है। ठीक है, क्या होता है? ये पिघलने लगता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा, गैलियम और सीजियम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सोल्डर। सोल्डर नामक मिश्र धातु में कौन कौन से अवयव होते हैं? देखिए वहाँ पर क्वेश्चन अलग था, वहाँ पर बोल रहा था कि इस धातु को या फिर इस तत्वों को मिलाने से इसके मिश्र धातु को क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा पूछ लिया कि सोल्डर नामक मिश्र धातु में कौन कौन से अवयव होते हैं, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर बना था, कौन कौन सा तत्वों से मिलकर ये बना है सोल्डर। तो क्या हो जाएगा? हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, लेड और टीन, ये दोनों के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर। यानी ये दोनों ही ना है उसमें, ये 50% है, ये 50% है, दोनों को मिला के क्या बना दिया जाता है? सोल्डर। समझ में आ गया आपको? याद रहेगा ना? ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि वाहनों में 500 दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों, मोटरसाइकिल, कार, जितना बड़े गाड़ी होता है तो उसके साइड में शीशा होता था कि उसको पीछे का आदमी क्लियर से दिखाई दे। ऐसा दर्पण थोड़ा हो सकता है कि कोई भी दर्पण लगा दिए और पीछे का आदमी दिखाई देगा, नहीं होता इस तरह। और उसमें पूरा क्लियर से पूरा प्रतिबिंब, बड़ा बड़ा वस्तु को भी वो उसमें दिखाई देता है, बड़ा क्षेत्र को घेर के दिखाता है ना। तो उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा कि साइड मिरर, उसको क्या बोलते हैं? साइड मिरर इंग्लिश में। ठीक है, 500 दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। ठीक है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है। ये पिछला वीडियो में भी बताया था आपको, नहीं पार्ट 1 में। वहाँ पर क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से पूछ लिया गया था। कैसे? कि वहाँ पर बताया गया था वैसे एक धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में होता है, यानी रहती है या फिर पाया जाता है। तो यहाँ पर उल्टा थोड़ा सा बढ़ा के क्वेश्चन ऐसे कर दिया कि नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, यानी अधातु। देखिए क्वेश्चन वही है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम सोचे क्यों ना इसको उठा दिया जाए ताकि आपके कन्फ्यूजन को दूर कर सके, है ना। तो कमरे के ताप पर बोले या कमरे हटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। और धातु बोला है ना, तो क्या हो जाएगा? और धातु बोला है तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। ब्रोमीन। ठीक है, धातु अगर बोलता है तो क्या हो जाता? पारा। क्या हो जाता? पारा। समझ में आ गया आपको? ठीक। कि आँख में पड़ने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? आँख में, जो हमारा आँख में प्रकाश पड़ता है ना, तो उसकी मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? कितना भेजना चाहिए अंदर, कितना नहीं भेजना चाहिए। मान लीजिए जितना पड़ता है उतना घुस जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो मतलब देख पाएंगे? कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो उसका कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है? कॉर्निया। कॉर्निया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्वच्छ मंडल। क्या बोला जाता है इसको? स्वच्छ मंडल या फिर कॉर्निया। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको देखने मिले उसी को आपको लगा देना। ठीक है, तो इसको क्या होता है? कॉर्निया और स्वच्छ मंडल, जो हमारे आँख में पड़ने वाली प्रकाश को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो इसके बाद क्वेश्चन है कि मानव की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होती है? देखिए निकटतम तो हम जानते हैं 25 सेंटीमीटर, लेकिन दूर बोला गया है। तो क्या आप सूरज को नहीं देख पाते हैं? क्या तारा को नहीं देख पाते हैं? क्या चांद को नहीं देख पाते हैं? पाते हैं ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या अनंतों तक देख सकते हैं। तो दूर बिंदु जब बोलेगा ना तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। क्या हो जाएगा? अनंत। ठीक है, क्या हो जाएगा? अनंत। याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? अनंत। दूर बिंदु जहाँ बोल दे तो अनंत, निकट बिंदु बोल दे तो 25 सेंटीमीटर। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि एक ऐसी अधातु का नाम बताइए जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। अधातु है लेकिन वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। सिंपल सी बात आप जानते होंगे, कौन होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन एक अधातु है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑक्सीजन। इसके बाद है क्वेश्चन कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या है? नहीं लिखिए। तो एक्चुअली गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो हम लोग जानते हैं जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का 2 गुना होता है। क्या होता है? फोकस दूरी का 2 गुना होता है। लेकिन ऑप्शन में ए वाला दे नहीं देके कन्फ्यूजन करने के लिए ए वाला दे देता है कि F बराबर R/2 यानी
फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। समझ में आ गया। उल्टा यहाँ इसका ये दुगुना होता है, नहीं इसका दुगुना ये होता है, तो यहाँ लिख दिया कि नहीं इसका आधा ये होता है। तो आपको दोनों में ऑप्शन जो देखने को मिलेगा वही लगा दीजिएगा। समझ में आ गया ना। लेकिन इसको याद रखिएगा, तो मैथमेटिक्स सब लिए है ना, थोड़ा सा साइड दिमाग लगा के बस इठो निकाल लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग करके, हम जानते हैं दृष्टि दोष में लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का उपयोग किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए इस चश्मे का उपयोग किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है, निकट दृष्टि दोष, दृष्टि दोष के लिए। किसके लिए, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया आपको, कौन सा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए, 23 क्वेश्चन का जवाब ले लिए। ठीक है, तो ये रहा पार्ट 2। अब हम लोग क्या करें, पार्ट 3 लाएंगे। हमको पूरा कंफर्म है कि पार्ट 3 में भी कंप्लीट नहीं होगा, उसको पार्ट 4 भी लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है खुद से वो 25 क्वेश्चन को ही हम लिख सकते हैं ना, उससे ज़्यादा तो नहीं लिख सकते, लेकिन क्वेश्चन अभी बहुत सारा है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले पार्ट 3 में।